A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग अमित। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अगर क्लास बीच में एंड हो जाती है तो पैनिक मत होइएगा। ठीक है, कल अपनी क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी जब तक नेटवर्क है ठीक से चल रहा है तब तक हम क्लास करते हैं अपनी। ओके, सो 100 क्वेश्चन शेक्सपियर के और 100 क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ के, जो वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। 500 क्वेश्चन सीरीज ये हमारी थी, तो आज हम टोटल 290 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्लास होगी वो रिवीजन क्लास होगी। जो हमने पढ़ लिया है उसी को ही रिवाइज करते चलेंगे और क्लास शेड्यूल होगी, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 246, ये जितनी भी क्लासेस अभी हुई हैं इनका रिवीजन आपको बार बार करना है अगर आप फैक्ट्स लर्न करना चाहते हैं तो। ठीक है, गुड मॉर्निंग विक्रांत। चलिए, टेनिसन आइडियलाइज्ड मैरिड लाइफ इन क्वीन मैब, द प्रिंसेस मॉड, या द मिलर्स डॉटर। जो टेनिसन की जो मैरिड लाइफ थी आइडियलाइज, वो कहाँ शो होती है? क्वीन मैब में, द प्रिंसेस मॉड, द मिलर्स डॉटर। ये आपको बताना है। एम आई ऑडिबल क्लियरली? एक बार आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मॉड तो आप जानते हो 3 पार्ट्स में टेनिसन की पोयम है और चार्लोट रोजा बेरिंग से इंस्पायर्ड ये पोयम है। ये नाम याद रखना मॉड के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। जो मॉड ये वर्क है टेनिसन का। हाँ जी, वेरी गुड अमित, वेरी वेल डन। योर आंसर डी, द मिलर्स डॉटर 1833 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ये जो मॉड है ना, MAUD मॉड, ये वर्क इनका 3 पार्ट्स में शो हुआ था। चार्लोट रोजा बेरिंग से इंस्पायर है। कौन थी ये रोजा बेरिंग? पता है आपको? ये इनसे लव करते थे। ठीक है, लेकिन ये लव जो है अनसक्सेसफुल रहा, तो ये हमें मॉड में देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि ये वर्क उन्होंने अपनी लवर के लिए ही लिखा था। ठीक है, कि क्योंकि वो वाइफ मटेरियल के लिए फिट नहीं थी। इस तरह की बातें वो अपने इस मॉड में बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टेनिसन, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ये क्या है? एक मोनोड्रामा में आप इसको रख सकते हो। ठीक है, बाकी इसका आंसर होगा द मिलर्स डॉटर। चलिए, हाँ ठीक है, हिज बिलव्ड। वेरी गुड। इन मेमोरियम मोर्न्स द डेथ ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन। कीट्स, आर्थर हेनरी हेलम, आर्थर ह्यू क्लफ, लॉर्ड बायरन। किसका वर्क है ये भी बता देना। इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं तो एग्जाम में कंफ्यूज होने का डर रहता है इनमें, है ना। हाँ जी, बताइए किसकी याद में ये लिखी थी उन्होंने? इन मेमोरियम। यस, वेरी गुड, ये है आर्थर हेनरी हेलम। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और ह्यू क्लफ, आर्थर ह्यू क्लफ के लिए किसने लिखी थी एलेजी? नाम टाइप कीजिए। ये भी क्या है? इन मेमोरियम एक एलेजी है और रिक्वेम आप जिसको बोलोगे। और इसे कंप्लीट करने में टेनिसन ने टोटल 17 ईयर्स लिए थे। सबसे पहले 1850 में एनोनिमसली इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, 1850। और 1850 से और क्या याद आता है? एक एपिक वर्क फेमस राइटर का पब्लिश हुआ था पॉस्थ्यूमसली। नाम बताओ। ठीक है, आर्थर ह्यू क्लफ। हाँ, उनके फ्रेंड थे। वेरी गुड। और इस वर्क में आपको क्या देखने को मिलता है? इन मेमोरियम में एक एपिलोग एंड प्रोलोग। ठीक है, ये दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। 133 कैंटोज में इसको इन्होंने लिखा है, ध्यान रखना। क्लियर? और एक और फैक्ट मुझे इससे रिलेटेड आपको क्लियर करना है। ठीक है, ये जो आर्थर हेनरी हेलम थे, इनकी डेथ सेरेब्रल हेमरेज से हो गई थी वियना में। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये बने, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, और अगर कोई जानता है तो आंसर आप देना। ठीक है, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे।
इन मेमोरियम का अदर टाइटल बताओ, ओरिजिनल टाइटल जो था इस पोयम का, इन मेमोरियम का, पता है किसी को? आई एम वेटिंग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन मेमोरियम का अदर टाइटल आप बता दीजिए। वेरी गुड अमित, विक्रांत, राजेश, खुशी, चंद्रकला, हाँ जी बताइए अदर टाइटल ऑफ इन मेमोरियम। टेनिसन्स क्वीन मैरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामा, नॉवल, वर्स टेल एंड नॉवेलिटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट इंपॉर्टेंट है, जितने भी ड्रामा वर्क हैं सबके फिंगर टिप पर नेम आपको होने चाहिए। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है DSSP PGT में, ठीक है, टेनिसन के ड्रामा के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसका अदर टाइटल हो जाता है इन मेमोरियम का द वे ऑफ द सोल, ध्यान रखना ओरिजिनल टाइटल है ये इसका, द वे ऑफ द सोल, ठीक है, द वे ऑफ द सोल इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द इन मेमोरियम। इयाम्बिक टेट्रामीटर में ये लिखी है। ओके हाँ वेरी गुड ब्रिजेश, हाँ ब्रिजेश का आंसर आया, ये है ड्रामा, वेरी वेल डन। क्वीन मैरी ये एक ड्रामा है और हम क्योंकि प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं तो अदर ड्रामास के नेम टाइप कीजिए यहाँ पर टेनिसन की, पहले आप टाइप करो उसके बाद मैं करूंगी। किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी का, ठीक है, उसमें द कप नहीं था, द कप में बिब्लिकल ट्रायोलॉजी दिखाई जाती, सॉरी बिब्लिकल हिस्ट्री दिखाई गई है, ठीक है, वो ट्रायोलॉजी का हिस्सा नहीं था, ट्रायोलॉजी वही थी जो हमारा आंसर था, वो क्वेश्चन करेक्ट था, उसका आंसर भी करेक्ट था, ठीक है, हाँ ध्यान रखना। 1850 से 1892 तक ये पोएट लॉरिएट रहे, क्लियर। अदर ड्रामास लिख दीजिए टेनिसन के, कौन कौन से हो जाते हैं, द कप, क्वीन मैरी, हेरोल्ड, बैकेट एंड द फाल्कन, ये सभी इनके अदर ड्रामास में आ जाते हैं, ध्यान रखना। ओके, द थीम ऑफ इडल्स ऑफ द किंग इज, किसका वर्क है ये भी लिख देना, और थीम बतानी है इडल्स ऑफ द किंग, क्या थीम थी इसकी। 12 पोएम की ये सीरीज थी इडल्स ऑफ द किंग, जिसमें बेट्रियल दिखाया गया है, एक ट्रेजिक बेट्रियल यानी कि धोखा दिखाया गया है, और किस तरह से जो आर्थर किंगडम है, ठीक है, उनका फॉल होता है, उनका राइज होता है फिर फॉल होता है, ये स्टोरी इसमें दिखाई गई है। और एक और चीज याद रखना, स्पेशली टॉमस मैलोरी की बुक मॉर्टे डी आर्थर पर ये बेस्ड है, क्या, इडल्स ऑफ द किंग, किसका वर्क है, टेनिसन का वर्क है, वेरी वेल डन। ये सभी का आंसर ठीक है, किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। ओके, 12 नैरेटिव पोएम्स में है और इसमें स्टोरी किसकी दिखाई गई है, किंग आर्थर और उनके ब्रेव नाइट्स की, जिसमें सिर्फ एक ही नाइट्स बचता है, ठीक है, वो अलग है बट ये इसी से रिलेटेड है, इसी की ही सीरीज है। ओके, ट्वेल्व बुक्स है ना ये, तो ये 12 की 12 बुक्स में से आपसे कोई भी टाइटल पूछा जा सकता है, ठीक है, टाइटल जैसे इडल्स ऑफ द किंग हो गया, फिर द कमिंग आर्थर और द मैरिज ऑफ गैरेंट एंड एनीड, और एक मेन जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी ये वाली याद रखना, बेलिन एंड बेलन, ये भी इसी सीरीज का हिस्सा है। और गेनेवर जो कि एक टाइटल है, टाइटल कैरेक्टर है गेनेवर, उस नाम से भी वर्क है। एंड द पासिंग ऑफ आर्थर इसकी लास्ट पोएम है, द पासिंग ऑफ आर्थर। हाँ ध्यान रखना, ये 12 नैरेटिव पोएम्स हैं और ये 12 की 12 आपको लर्न करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो गेनेवर है उसके ट्रेजिक बेट्रेयल को देखो, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, उलझना नहीं है। ये इस वर्क के इडल्स ऑफ द किंग 12 पार्ट्स हैं और उन्हीं के अलग अलग टाइटल हैं, ठीक है। और नाम दिया किसी ने, द पासिंग ऑफ आर्थर में जो लास्ट नाइट बचता है उसका नाम टाइप कर दीजिए। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो एपियोस इन द सॉन्ग ऑफ द लोटस अर्ली स्प्रिंग द ब्रोक ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये लाइन कहां पर शो होती है,
इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है। हाँ जी बताइए। वेरी गुड अमित सर, बेडेवेरे लास्ट नाइट ये बचता है, ठीक है, बाकी सारे नाइट्स की डेथ हो जाती है और किंग आर्थर। वेरी वेल डन अमित, ये हो जाता है आपका द ब्रुक, टेनिसन का फेमस बैलेड है द ब्रुक, इसमें ये लाइंस हैं, ठीक है। इस पोयम को फर्स्ट पर्सन लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, with the brook describing its journey from its source in the heels of its eventual merging with a river, यानी कि एक रिवर के साथ जो हील्स वगैरह सोर्स रखते हुए जो जर्नी है उसको डिस्क्राइब करते हुए ये वर्क लिखा गया है द ब्रुक, जिसमें ये फेमस लाइन टेनिसन लिखते हैं, ये एक बैलेड है, 4 मैन में कम एंड मैन में गो, ठीक है, ओके। किंग कॉपेटुआ इज अ कैरेक्टर इन, ये किस वर्क में आपको कैरेक्टर देखने को मिलता है? किंग कॉपेटुआ, हाँ द ब्रुक, ठीक है, हाँ वेरी वेल डन चंद्रकला, ओके ठीक है, ओके अमित, द ब्रुक, ये किंग कॉपेटुआ जो है, हाँ वेरी गुड, वेरी वेल डन, द बैगर मेड इज द राइट आंसर, 16th सेंचुरी बैलेड से ये प्रेरित है, इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बैगर वुमेन होती है पेनेलोफोन, ये एक बैगर वुमेन है पेनेलोफोन, ये द बैगर मेड उसी पर बेस्ड है, 16th सेंचुरी में लिखा गया एक बैलेड था। शेक्सपियर इसको, इस नेम को जेनेलोफोन लिखते हैं, ठीक है, किस नेम को? ये एक बैगर विमेन होती है जिससे ये किंग कॉपेटुआ लव करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो किंग होते हैं और वो बिल्कुल पॉवर्टी देखी होती है उस विमेन ने, तो इनसे शादी करने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, इस तरह की स्टोरी है, तो इसी को ही द बैगर मेड में दिखाया गया है, ओके। ये कॉपेथुआ एक अफ्रीकन किंग है जिनको एक विमेन जो कि एक बैगर है, ठीक है, उस पर आकर्षित हो जाते हैं उससे शादी करने के लिए। ये जो रेड में है ना, आपसे पूछा जा सकता है, ये जो बैगर पेनेलोफोन है, क्लैड ऑल इन ग्रे भी इसको बोला जाता है, तो लव इसमें कैरेक्टर है, फेमस है, कुछ फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, तो आप इसको ध्यान रखना। द किंग एंड द बैगर मेड, ये 16th सेंचुरी में बैलेड लिखा गया था जिससे द बैगर मेड वर्क लिया गया है। विलियम शेक्सपियर इस बैलेड को अपने सेवरल प्लेज में एज अ टाइटल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे रेफरेंस लेते हैं प्रीवियस वर्क का अपने वर्क में यूज करने के लिए, तो ऐसी लिटरेरी डिवाइस को क्या बोलते हैं? एल्यूजन बोलते हैं। तो एल्यूजन का यूज करते हैं शेक्सपियर अपने डिफरेंट वर्क्स में, लाइक लव्स लेबर लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, स्पेशली फालस्टाफ, ठीक है। तो ये इस तरह का जो एल्यूजन है वो इस वर्क से लिया जाता है जो कि 16th सेंचुरी का फेमस वर्क है, बैलेड है, द किंग एंड द बैगर मेड, ध्यान रखना इसको। हाँ, लव्स लेबर लॉस्ट में आर्मेडो आस्क हिज पेज मोन, जो उसका पेज है मोटे बोलते हैं इसको, या MOTH, तो वहां पर भी ये बैलेड शो किया गया है द किंग एंड द बैगर का, ये एल्यूजन टाइप उन्होंने लिया है, इस फैक्ट को आप ध्यान रखना, ओके क्लियर। चलो, देयर शी वीव्स बाय नाइट एंड डे कम्स फ्रॉम, किसका वर्क था ये? द बैगर्स मेड, टाइप करना, हाँ द बैगर मेड किसका वर्क था? राइटर भी तो पता होना चाहिए आपको, हाँ जी बताइए, ये लाइंस भी बताइए। देयर शी वीव्स बाय नाइट एंड डे, रात दिन क्या कर रही है? वीविंग कर रही है। कहां से ये लाइन है?
ये लाइंस आपकी हो जाती हैं द लेडी ऑफ शैलेट से। ये शैलेट, आंसर आया किसी का? किसका वर्क है ये द लेडी ऑफ शैलेट? आप ना फास्ट आंसर टाइप किया करो, उससे क्या होता है रिवीजन आपको पता चलता है किसका वर्क है। किसका वर्क है ये द लेडी ऑफ शैलेट? तो ये द लेडी ऑफ शैलेट टेनिसन का वर्क है, जिसमें एलिन की ट्रेजिक स्टोरी को दिखाया गया है, जो कि एक यंग नोबल विमेन है, और वहीं से ये स्टोरी, वहीं से ये लाइन है, देयर शी वीव्स बाय नाइट एंड डे। और इस रिवर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये रिवर कौन सी है? केमलोट। याद रखना इसका नाम, रिवर का नाम क्या है? केमलोट रिवर है, जिससे होकर एक रोड जाती है, और किसकी कैपिटल है ये? किंग आर्थर की कैपिटल है। और ये जो लेडी है ना लगातार वीविंग करती रहती है, किस चीज की? एक मैजिक वेब होता है उसकी, ठीक है। उसे वहां पर एक कर्स मिलता है जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह की स्टोरी है, ध्यान रखना, द लेडी ऑफ शैलोट। चलिए, हाँ ठीक है, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर इज द मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लिव्स अपीयर्स इन। ये बताओ ये लाइन कहां से है? डियर इज द मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लिव्स। ओके, ठीक है, हाँ, कैमलोट रिवर नेम है लेडी ऑफ शैलेट में। बताइए लाइंस कहां से हैं? भर भर के लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग राधे रानी। ओके विजय, ठीक है, बताइए। ये लाइंस हैं आपकी द लोटस ईटर्स में से, 1832 में आया था, और ये आप ध्यान रखना 1832 में आया हुआ ये वर्क है, टेनिसन की ही पोयम है। होमर्स के एपिक ऑडिसी से इसको लिया गया है, ठीक है, होमर का जो एपिक था ऑडिसी वहां से लिया गया है। और कब लिखा था इन्होंने? ये जब स्पेन का ट्रिप कर रहे थे द लोटस ईटर्स, तब लिखा था अपने फ्रेंड आर्थर हैलम के साथ, ठीक है। एक माउंटेन है पायरनीज माउंटेन, उस पर ये घूम रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा था द लोटस ईटर्स। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। इस वॉक में ये जो द लोटस ईटर्स है, इसमें कोई एक्शन शो नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना। पोयम ऑफ इनएक्शन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या दिखाया जाता है, क्योंकि ये ट्रिप पर बेस्ड थी, जब वो स्पेन में अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पर थे, तो क्योंकि ये ट्रिप पर बेस्ड थी तो इसमें इमेजरी टाइप शो होता है। इमेजरी आपने लिटरेरी टर्म पढ़ा है ना, जिसमें सीनिक डेस्क्रिप्शन, पिक्टोरियल क्वालिटी एंड म्यूजिकल क्वालिटी को शो किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, लोटस ईटर्स आपसे वैसे भी पूछ लिया जाएगा कि टेनिसन की किस पोयम में इमेजरी शो की गई है, या सीनिक डेस्क्रिप्शन, पिक्टोरियल क्वालिटी और म्यूजिकल क्वालिटी के लिए फेमस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि द लोटस ईटर्स कब लिखी थी उन्होंने? जब वो अपने ट्रिप पर थे स्पेन में अपने फ्रेंड आर्थर हैलम के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। टेनिसन एनक आर्डन इज व्हाट इज? ये एनक आर्डन टेनिसन का क्या है? क्या ये एक मोनोलॉग है, ड्रामा है, नैरेटिव पोयम है, या बैलेड है? हाँ, वॉयस ट्रिप विद हिज फ्रेंड। वेरी गुड ऑन विजय। हाँ जी बताइए, ठीक है, चलिए। ये भी एक वॉयस है, ठीक है, शिप के ड्यूरिंग जब वॉयस वो कर रहे होते हैं। देखो वॉयस और ट्रेवल डिफरेंस होता है दोनों वर्ड्स में। क्या डिफरेंस होता है पता है किसी को? बताना। वॉयस शिप पर, वॉयस
शिपिंग वॉयस पर ये पोयम है एनक आर्डन, जो कि क्या है, एक नैरेटिव पोयम है, ध्यान रखना। एनक आर्डन ये एक मर्चेंट सेलर है जो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ सी पर जाता है, ओल्ड कैप्टन के साथ। तो वॉइस दिखाई गई है इसमें शिप पर। ठीक है, नैरेटिव पोयम है, ध्यान रखना। 1864 में आई थी। और कब लिखी थी ये पोयम इन्होंने? जब वो ब्रिटिश पोएट लॉरिएट के पद पर थे, अपने टेन्योर में लिखी थी। और ये स्टोरी टॉमस वुलनर पर बेस्ड है। कौन सी स्टोरी टेनिसन की टॉमस वुलनर पर बेस्ड है? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो होता है, ये इनकी नैरेटिव पोयम होगी एनक आर्डन। आंसर विल बी एनक आर्डन। ठीक है, 1864 में ये वर्क इनका आया था। वेरी वेल डन। वॉयड सी, हाँ ठीक है, वेरी वेल डन। ओके, ये वर्ड ध्यान से रीड करना। वॉलीड एंड थंडर्ड अपीयर्स इन, ये कहां पर शो होते हैं? वॉलीड एंड थंडर्ड, इस वर्क में ये शो होते हैं, वॉलीड एंड थंडर्ड। मॉर्टे डी आर्थर, चार्ज ऑफ द हैवी ब्रिगेड, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड या यूलिसेस। देखो, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो पैनिक नहीं होना है, हम रिवीजन करेंगे अपने क्वेश्चंस का। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको मैं एक बार रिवाइज कर दूंगी, जो मैंने अपनी क्लास में कराए हैं या जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। ठीक है, तभी ये आपको लर्न होंगे। ये मत सोचना हमें कुछ नहीं आता, जो पढ़ा हुआ है उसका बार बार रिविजन करते रहिए। ठीक है, एंड द आंसर इज चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में ये दिया गया है वॉलीड एंड थंडर्ड। टेनिसन का वर्क है। ठीक है, और ये जो वर्क है इनका द बैटल ऑफ बालाक्लावा से रिलेटेड है, जब क्रीमियन वॉर चल रहा था। ठीक है, और ये जो हाईलाइटेड लाइन है इनको ध्यान से रीड करना, रॉड द 600। ये लाइंस बार बार इसमें रिपीटेशन होता है। एक बार मैं देख लेती हूँ, शायद मैंने इसको स्टार किया था। ये पोयम मैं आपको शो कर देती हूँ जिससे आपको ये याद रहे। एक सेकेंड। शायद ये मैंने स्टार की थी ये पोयम। अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ और आपको एक बार इसकी लाइन शो कर देती हूँ। और अगर नहीं भी होंगी तो फिर आप खुद से इसको सर्च कर लेना। ठीक है, नेट पर सारी पोयम्स अवेलेबल हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, देखो, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस पोयम। ठीक है, स्क्रीन जूम कर लेना अपनी। आपको प्रॉब्लम रहती है ना कि स्क्रीन शो नहीं होती, तो स्क्रीन जूम कर लेना। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है ये पोयम। ध्यान से देखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वर्ड्स, जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ये यहां से शुरू होती है। और अब नोट करो, नॉट दिस लाइन, रोड द 600। तो जब ये एक स्टैंजा को एंड करते हैं तो किस लाइन से एंड करते हैं? रोड द 600। हाँ, वेरी गुड। तो ये आप ध्यान रखना। देखो, यहां पर इन्होंने इस स्टैंजा को एंड किया किस लाइन से? रोड द 600। एंड नेक्स्ट वाला स्टैंजा इन्होंने एंड किया रोड द 600। मीन्स बार बार रिपीट किया है सेम लाइन को। फिर सेकेंड स्टैंजा पर मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ और वर्ड्स आपको लिटरेरी डिवाइस टाइप दिखाई देंगे, लाइक देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन व्हाई। ठीक है, तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ अप्लाई हुई है वो बता दो मुझे। और देखो, ये स्टैंजा फिर से एंड किया इन्होंने रोड द 600। तो अगर आपसे लाइंस पूछ ली जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, टेनिसन की फेमस ये पोयम है। इसी तरह से थर्ड स्टैंजा में, और वो जो दो वर्ड मैंने आपसे पूछे थे, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, कैनन टू राइट ऑफ दैम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ दैम, वॉलीड एंड थंडर्ड, यहां से ये वर्ड यूज हुए हैं। ओके, किसी ने बताई कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहां पर यूज की गई है इस पोयम में? कैनन टू राइट ऑफ दैम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ दैम, कैनन इन फ्रंट ऑफ दैम, वॉलीड एंड थंडर्ड। रिपीटेशन हो रहा है, एनफ हो रहा है। यस, एनफ हो रहा है, रिपीटेशन भी हो रहा है।
हाँ, वेरी वेल डन, एनाफोरा होगी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इस तरह की लाइंस इसमें देखने को मिलती हैं। फिर फोर्थ स्टैंजा में जो रोड टू 600 वो बोल रहे थे, बोलते हैं नॉट द 600, पढ़ लेना एक बार। देखो फिर से दोबारा से फिफ्थ स्टैंजा में वॉलीड एंड थंडर्ड वर्ड का यूज करते हैं, केम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ एंड लेफ्ट ऑफ 600। तो ये 600 से याद रखना, ये टेनिसन का वर्क है। ओके, रीड कर लेना एक बार इस पोएम को, क्योंकि कहीं से भी आपसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वॉलीड एंड थंडर्ड अपीयर्स इन चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये टेनिसन का वर्क है। और बैटल ऑफ बालाक्लावा को इसमें दिखाया गया है क्रीमियन वॉर के ड्यूरिंग। तो रॉड द 600 जैसी लाइंस का रिपीटेशन इसमें बार बार देखने को मिलता है, ध्यान रखना। वी हैव बट फेथ वी कैन नॉट नो कम्स फ्रॉम द प्रॉमिस ऑफ मे क्वीन मैरी द टू वॉइसेस इन मेमोरियम। वी हैव बट फेथ वी कैन नॉट नो, ये कहां से लाइंस हैं? ये लाइंस हैं आपकी इन मेमोरियम में से। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो आंसर दिया होगा। हाँ, एनाफोरा है, वेरी वेल डन। हाँ, वो आप वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करोगे। वैसे यहाँ इन लाइंस में, इस पूरी पोएम में एनाफोरिक लाइंस हैं, ठीक है। जब किसी पूरी लाइन का बार बार यूज किया जाए, सेम लाइन का, तो वहां पर क्या होता है? रेफ्रेन। और जब इस तरह से जैसे इस पोएम में यूज किया गया है, तो यहाँ एनाफोरा करेक्ट होगा। और एलिट्रेशन कहाँ होता है? स्पेशली जहां साउंड्स का रिपीटिशन हो बार बार, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहां चूज करना है। वेरी वेल डन, इन मेमोरियम इज द राइट आंसर। इन मेमोरियम आपको पूरी पढ़ लेनी है, टेनिसन की पोएम है। हाउ मेनी पार्ट्स आर इन मॉड अ मोनोड्रामा? कितने पार्ट्स हैं मॉड में, जो कि एक मोनोड्रामा है? 2, 4, 3, 5। इस तरह के इजी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। मॉड में टोटल 3 पार्ट्स हैं। टेनिसन का वर्क है और चार्लोट रोजा बेरिंग से इंस्पायर पोएम है, जो कि उनकी बिलव थी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। टेनिसन रोट अ पोएम ऑन द टॉम्ब ऑफ विच मुगल एम्पेरियर? यस, ठीक है, ठीक है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे, ठीक है, किस मुगल एम्पेरियर पर पोयम लिखते हैं? वेरी वेल डन, ये है आपका अकबर्स ड्रीम। क्या वर्क लिखते हैं वो? अकबर्स ड्रीम, ठीक है। टेनिसन रोट अ पोयम अबाउट विच इंडियन सिटी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सेम क्वेश्चन है। 258 एंड 59 दोनों सेम क्वेश्चन है। ये जो वो वर्क लिखते हैं ना, अकबर्स ड्रीम, ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इंडियन सिटी पर उन्होंने एक पोयम लिखी है, तो आपका आंसर क्या होगा? लखनऊ पर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली सर्वाइविंग नाइट आफ्टर आर्थर्स पासिंग इज? ये तो आपको के लिए इजी क्वेश्चन हो गया है ना। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ये है आंसर इसका, ये सभी का ठीक होना चाहिए। ओके, बताइए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज अपीयर्स इन? ये कहां पर शो होता है? द ओल्ड ऑर्डर चेंज, द कमिंग ऑफ आर्थर, द हॉली ग्रेल, द राउंड टेबल, द पासिंग ऑफ आर्थर? हाँ ठीक है, ये सभी का ठीक है। 260 का आंसर सभी का ठीक है। वेरी वेरी, ये नाम भूलना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, ये कहाँ दिखाई देता है? ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वेरी वेल डन विजय। द पासिंग ऑफ आर्थर में ये लाइंस हैं, है ना। जब जो ऑर्डर देते हैं किंग, ओके, उसकी चेंजिंग की बात कर रहे हैं, यही नाइट्स। मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ कम्स फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से आई है? कि मैन जो है वो फील्ड के लिए है एंड वुमेन फॉर द हर्थ,
किस वर्क में टेनिसन की ये लाइंस हैं? इस तरह की बातें कहाँ देखने को मिलती हैं? ओके अमित, ठीक है, ये लाइंस द प्रिंसेस से हैं, ठीक है। द प्रिंसेस फेमस वर्क है किसका? टेनिसन का। ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने लिखा है और इसमें एक प्रिंसेस की स्टोरी को शो किया गया है, ठीक है। जहां पर जो ये प्रिंसेस है ना, ये वहां अनाउंस करती है वर्ल्ड ऑफ मैन को कि उन्हें अपना एक अलग वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। और मैन को लेकर कोट भी इन्होंने लिखी है जो कि इस लाइन से शुरू होती है, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द अर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल शी, कि वो तो तलवार के लिए है और वो नीडल के लिए है। women, man with the heart and women with the heart, men to command and women to obey, all else is confusion। प्रॉपर लाइन ये है, ओके। तो द प्रिंसेस जो कि एक विमेन यूनिवर्सिटी को वहां एस्टेब्लिश करती है और उसमें ये वहां पर मैन की एंट्री को प्रोहिबिटेड रखती है, मैन की एंट्री को वहां बैन कर देती है, ठीक है। और किसकी डॉटर है ये? द प्रिंसेस किंग गामा की डॉटर है। जिसमें एक प्रिंस एंटर करता है फिर इनकी मर्जी के खिलाफ अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, सिरिल एंड फ्लोरियन, ओके। और कैसे एंटर करते हैं? वुमेन का वेश बदल के, वुमेन्स डिस्गाइज, ध्यान रखना। तो इस तरह की स्टोरी है द प्रिंस। जब आप स्टोरी पढ़ लेते हो ना तो फिर आपको लाइंस आइडेंटिफाई करना इजी होता है। तो मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, जिसमें जो प्रिंसेस हैं वो खुद की यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करती हैं जिसमें विमेन ही अलाउड होती हैं, लेकिन एक प्रिंस वहां पर विमेन का वेश चेंज करके अपने 2 फ्रेंड के साथ घुस जाता है, ओके। और एट द एंड ऑफ द पोयम प्रिंसेस रिटर्न द प्रिंस लव, और इसमें एक प्रोलॉग है एंड कंक्लूजन भी इंक्लूडेड है। ध्यान रखना इन लाइंस को, ठीक है। और वन मोर थिंग, सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स इसकी कैटेगरी में इस पोयम को रखेंगे। सीरियो मीन्स क्या होता है? सीरियो मीन्स होता है सीरियस, ठीक है। सीरियस कॉमिक ब्लैंक वर्स दोनों चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। पहले जो टॉपिक होता है इस नैरेटिव पोयम का वो सीरियस टोन में होता है क्योंकि वहां पर जो प्रिंसेस है वो इक्वलिटी चाहती है मैन एंड विमेन की, ठीक है। और बाद में ये मूव हो जाता है टॉपिक कॉमिक की ओर। सो दैट्स व्हाई ये नैरेटिव पोयम किस टोन में है? सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्ड्स। अगर ये वर्ड दिखा मिल जाए तो ये मत सोचना कि आप अननोन हो इस वर्ड से, ठीक है। ये पोयम द प्रिंसेस बेस्ड है, क्लियर। चलो, Iliad's Ash Wednesday is often compared to which of his other works for its religious focus? The Waste Land, The Hollow Man, 4 Quartets, The Love Song of J. Alfred Prufrock। बताइए। अब द प्रिंसेस को तो भूलोगे नहीं, है ना? बताइए। टी.एस. इलियट का बताइए। ये जो इनका वर्क है एश वेडनेसडे बोलेंगे इसको, इज ऑफन कंपेयर टू विच ऑफ हिज अदर वर्क्स फॉर इट्स रिलीजियस फोकस? एंड द वर्क इज, डू यू नो? एनीवन नोज? ये है आपका 4 क्वार्टेट्स, ठीक है। कौन कौन से 4 क्वार्टेट्स हैं हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। 4 के 4 क्वार्टेट्स को, बर्ंट नॉर्टन, ईस्ट कॉकर, ड्राई साल्वेजेस एंड लिटिल गाइडिंग, ये फिंगर टिप पर होने चाहिए। इनके 4 क्वार्टेट्स पूछे जा सकते हैं, नेम पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये जो एश वेडनेसडे है इसको किससे कंपेयर किया जाता है? 4 क्वार्टेट से, क्लियर। एक और फैक्ट है इस वर्क से रिलेटेड। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड।
ये आंसर जिसने 4 क्वार्टेट्स दिया है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पोएटिक फॉर्म्स है। इसकी ओपनिंग लाइन डेस्पेयर एंड रिनंसिएशन शो होती है। और एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो स्टोरी है 4 क्वार्टेट्स की, वो इस पोयम में भगवत गीता की कुछ चीजों को मेंशन किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। भगवत गीता की कुछ चीजों को मेंशन किया गया है, पीस एंड जॉय शो किया जाता है, ओके। तो इसीलिए पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। हाँ ठीक है। डेस्पेयर एंड रिनेंसिएशन को बिगनिंग में दिखाया गया है। टेक्निक की बात करें तो सिंबल यूज किए गए हैं एंड रिलीजियस इमेजरी यूज की गई है। देखो टेक्निक अगर वहां आ गई तो रिलीजियस इमेजरी, क्योंकि कुछ भगवत गीता का भी अंश लिया गया है ना, तो रिलीजियस थीम पर बेस्ड है, ध्यान रखना। मेडिटेशंस इसमें शो किया गया है। इसके कॉन्ट्रास्ट में स्पिरिचुअल डेस्पेयर एंड साल्वेशन को दिखाया गया है। और ये जो ऐश वेडनेसडे है, इसमें 6 सेक्शन है। रेफरेंस लिया गया है द वर्जिन मैरी से। ये वर्जिन मैरी कौन है? रिलीजियस फिगर है, ठीक है, क्लियर। हाँ, ध्यान रखना। और ऐश वेडनेसडे जो इनकी इलियड की पोयम है, ये एंग्लिक मीन्स जो इंग्लिश मैन है उन पर, उनकी कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल डन। ध्यान रखना। एक रिपीटेड फ्रेज आपको इसमें देखने को मिलेगी, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, ठीक है, जिसमें स्पीकर के जो मटेरियल लाइफ है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसके रिजेक्शन को शो किया गया है, क्लियर, ध्यान रखना। और इसका टाइटल ऐश वेडनेसडे रेफर्स टू अ क्रिश्चियन ऑब्जर्वेशन मार्किंग रेपेंटेंस। जर्नी ऑफ द मैगी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये वाला वर्क तो हमने कल भी डिस्कस किया था। जर्नी ऑफ द मैगी किस फॉर्म में लिखा गया है? हाँ ठीक है, ये लिखा गया है आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में। टीएस इलियट का वर्क है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, ठीक है। स्पीकर कौन है? स्पीकर इनमें से 3 होती है ये, और एक है उनमें से ही कोई एक। इलियट की जो कॉन्वर्सेशन है क्रिश्चियनिटी पर, उस पर बेस्ड है ये वर्क जर्नी ऑफ द मैगी, ध्यान रखना। इसमें द बर्थ ऑफ क्राइस्ट शो किया गया है, जिसमें जो जर्नी है वो शो की गई है। कौन सी जर्नी? लाइक कोल्ड वेदर और लैक ऑफ शेल्टर एंड अनफ्रेंडली टाउन्स। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहली बार जर्नी ऑफ द मैगी के बारे में पूछा गया था, तो इस बार थीम देके पूछ ले, या फिर ये पूछ ले जो उनकी जर्नी है उसकी डिफिकल्टीज को शो किया गया है, जिसमें कोल्ड वेदर, लैक ऑफ शेल्टर एंड अनफ्रेंडली टाउन्स वगैरह शो किए जाते हैं। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है स्पीकर का। और पोयम कोटेशन के साथ शुरू होती है लेंसलॉट एंड्रयूज के, ठीक है। लेंसलॉट एंड्रयूज की कोटेशन के साथ द जर्नी ऑफ मैगी शुरू होती है, और किस पर बेस्ड है? जर्नी पर बेस्ड है, ध्यान रखना। जर्नी नाम देख लिया तो ध्यान रखना, जर्नी ऑफ मैगी के बारे में बात हो रही है। किसका वर्क है? टीएस इलियट का, ओके। व्हेन वाज प्रील्यूड्स फर्स्ट पब्लिश्ड? प्रील्यूड्स कब सबसे पहले पब्लिश हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किसका वर्क है ये भी बता देना, क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बताइए। हाँ ठीक है, ये सभी का ठीक है। 264 का आंसर, ओके। ये हुआ था 1910 में, ठीक है। इलियट का वर्क है, 4 सेक्शंस में लिखा गया है। अच्छा, ये जो प्रील्यूड है मैग्नम ऑपस है वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। और प्रील्यूड्स किसने लिखा था? टीएस इलियट ने, ये ध्यान रखना।
और एक वर्क है अ प्रिल्यूड, वो किसने लिखा था? D.H. लॉरेंस ने। पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा था उसको बोला जाता है द प्रिल्यूड। T.S. इलियट ने जो लिखा था उसको बोला जाता है प्रिल्यूड्स। और D.H. लॉरेंस ने जो लिखा था उसको बोला जाता है अ प्रिल्यूड। और एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, मे भी पूछ ली जाए, कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है। बस आपको इतना ध्यान रखना, ये 3 है। जो मेन वर्क है द प्रिल्यूड वो वर्ड्सवर्थ का है, प्रिल्यूड्स याद रहेगा आपको T.S. इलियट का है। हाँ ठीक है अमित। और अ प्रिल्यूड D.H. लॉरेंस का है। अर्बन लाइफ के डिके को इसमें शो किया गया है, लॉनली कैब हॉर्स वगैरह वो इसमें शो करते हैं, यानी कि जो अर्बन लाइफ है, अर्बन लाइफ की एग्जॉस्टेशन और आइसोलेशन को प्रिल्यूड्स में T.S. इलियट ने दिखाया है। विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी सेंसरी इमेजरी का इसमें यूज किया गया है। देखो जिसने अभी अभी क्लासेस ज्वाइन किए हैं उन्हें ये लग रहा होगा मैम पता नहीं क्या बता रही है, ठीक है। ये सेंसरी इमेजरी आप आइडेंटिफाई हो इनसे, इमेजरी की फॉर्म है, कितनी होती हैं? विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, तो ठीक है टोटल 6 होती हैं। ओके ध्यान रखना, तो विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी इमेजरी का इसमें यूज किया है इन्होंने प्रिल्यूड्स में, ठीक है। फाइनल लाइन होती है लाइफ इज साइक्लिकल एंड रिपीटेटिव। लाइफ को साइक्लिकल और रिपीटेटिव बताया है, यानी कि मोशन चलता रहता है। ओके ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड? वेरी इजी क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ लिए होंगे ना सारे, द वेस्टलैंड के सभी सेक्शंस पढ़े होंगे आपने, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान से आंसर करना, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यस एंड राइट, वेरी वेल डन। ये है आपका द होलो मैन। ओके ये सेक्शन किसका? द वेस्टलैंड का सेक्शन नहीं है। वेरी गुड, हाँ ठीक है अमित। अब प्रिल्यूड बोलेंगे D.H. लॉरेंस के वर्क को, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो टोटल 5 सेक्शंस हैं जो किसको डेडिकेटेड है? एजरा पाउंड को डेडिकेटेड है, भूलना नहीं। व्हाट इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ द वेस्टलैंड? आइडेंटिफाई। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ 1925 में आया था, इलियट का वर्क है, ठीक है। देखो फैक्ट्स वगैरह इस तरह से लर्न किया करो, जैसे द होलो मैन 1925 में आया था, इसी ईयर ये क्या बने थे और क्या इनको नियुक्त किया गया था? फेबर एंड फेबर सीरीज के डायरेक्टर, ठीक है ध्यान रखना। फेबर एंड फेबर सीरीज फेमस है, उसके डायरेक्टर ये 1925 में बने थे। इस तरह से फैक्ट्स लर्न रखा करो। वेरी वेल डन, ये सभी का ठीक है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। मिथ ऑफ द फिशर किंग और स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डिकेस में थिंग रखी गई है। और हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना 3 लैंग्वेजेस इसमें उन्होंने यूज की हैं, संस्कृत, ग्रीक एंड इटालियन। संस्कृत में जो लास्ट लाइन वो लिखते हैं सभी को लर्न है ना, ध्यान रखना कौन सी है, एक बार टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। रिवर द टेम्स, ठीक है, शो की जाती है। मैडम सॉसॉस ट्रिस, ये मेन कैरेक्टर है इसमें जो कि एक प्रॉफिटेस है। और शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से रेफरेंस इसमें लिया गया है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एल्यूजन जो डिवाइस है उसका यूज करते हुए शेक्सपियरियन के प्ले द टेम्पेस्ट से रेफरेंस लिया गया है।
और अगर नैरेटर की बात करें तो मल्टीपल वॉइसेस इसमें शो होती है, यानी कि मल्टीपल पर्सन इसमें नैरेटर हैं, ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है। विच लिटरेरी वर्क इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टलैंड, बताओ। वेरी वेल डन उत्कर्ष, वेल डन विक्रांत, हाँ वेरी गुड चंद्रकला, ठीक है, वेरी गुड रुचि। मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको इस लाइन का, पूछा जा सकता है। हाँ ठीक है। वेरी गुड। और ये है आपका यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस की जो यूलिसिस है, ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस वर्क है, ध्यान रखना, ध्यान रखना इसको। वेरी वेल डन रुचि, हाँ रुचि का आंसर ठीक है। द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोर्ट बिगिंस विद एन एपिग्राफ फ्रॉम विच लिटरेरी वर्क, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका वर्क है ये लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोर्ट? चौसर की लाइन कॉपीड, ओके अमित, ठीक है। हाँ, और ये है आपका ए, द डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी बाय दांते एलिग्री से, ध्यान रखना इसको। दांते के इन्फर्नो से लिया था ना। हाँ वेरी गुड विक्रांत, वेरी वेल डन। 69 का ए, उत्कर्ष, वेरी वेल डन, ठीक है। दांते के इन्फर्नो से, सो राइट आंसर हियर द डिवाइन कॉमेडी बाय दांते एलिग्री, ओके। द रिकरिंग इमेजरी इसमें कॉफी स्पून्स शो की गई हैं पोयम में। रिपीटेडली आस्क हिमसेल्फ डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, इस लव सॉन्ग में रिपीटेडली इन लाइंस का यूज करते हुए बोलते हैं डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। अगर ये लाइंस आ जाएं तो ध्यान रखना कहां से हैं, लव सॉन्ग प्रूफ ऑफ के, और प्रूफ ऑफ की इनडिसिसिवनेस को शो करती हैं ये लाइंस। एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, बिब्लिकल फिगर दिखाई देता है इसमें लेजारस। नॉस्टैल्जिक एंड मेलनकलिक टोन है, नॉस्टैल्जिक यानी कि नॉस्टैल्जिया यानी कि पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है, इस टोन का इसमें यूज किया है। एक डिलेमा में फंसे हुए शो होते हैं इस पोएम में, इनडेसिसिवनेस को शो करते हैं। मॉडर्न मैन इन मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन, और एपिग्राफ कहां से लिया गया है, दांते के इनफर्नो से। ये लर्न होने चाहिए आपको, ठीक है। और जो ये प्रूफ रॉक है इस पोएम में क्या शो कर रहे हैं कि उनके हेयर जो है बहुत ज्यादा थिन हो रहे थे, तो कंसर्न है इस बात के लिए जो कि उनकी पोएम में शो होता है। क्लियर? नो आइडिया अमित, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत बहुत ज्यादा हैं और आप मीन्स इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब वो पहले वाली बात नहीं रही है कट ऑफ की, ठीक है, कि बस 80 तक चली गई, ऐसा नहीं है, 100 अबाउ जाने वाली है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, क्योंकि पहले वाले स्टूडेंट नहीं रहे हैं। और यूट्यूब तो पता ही है, यूट्यूब ने तो एक जैसे बोलते हैं ना रिवॉल्यूशन ला दिया है स्टडी में, तो कट ऑफ हाई जाने वाली है फॉर श्योर। द सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ एंडीमियन विच इज बिलीव्ड टू हैव हेस्टन कीट्स डेथ अपीयर्ड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एंडीमियन है उसे सीवियर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा ऐसा माना जाता है, ठीक है, तो ये किस में शो हुआ है, कौन सी मैगजीन थी वो?
वेरी वेल डन रुचि। ये है आपकी क्वार्टरली रिव्यू। हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज कैरियर? वेरी इजी क्वेश्चन। कीट्स अपना कैरियर कैसे शुरू किया उन्होंने? बहुत ही अर्ली एज में इनकी डेथ हो जाती है। कीट्स की बायोग्राफी बहुत अच्छे से आपको रीड कर लेनी है, ठीक है। और अर्ली एज में डेथ हो गई और फिर भी देखो कितने फेमस थे ये। वेरी गुड। इसका आंसर होगा ए, एज एन अप्रेंटिस टू एन एपोथेकेरी, 271 का ए। ओके, उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था? एज एन अप्रेंटिस टू एन एपोथेकेरी। नेक्स्ट, वन ऑफ कीट्स ऑड्स एंड्स विद द लाइन, विच ऑड इज इट? ये ऑड आपको पहचानना है। फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड चंद्रकला, विजय, विक्रांत, राधे रानी, ठीक है। एंडिंग लाइन किसकी है ये? ये हो जाती है आपकी ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की, ठीक है। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न कीट्स का फेमस ऑड है। वेरी वेल डन, हाँ ठीक है, ये आप सभी का। अ थिंग ऑफ जॉय इज अ जॉय फॉर एवर, अ वर्स्ट टेल ऑफ कीट्स बिगिन विद दिस लाइन, विच टेल इज इट? ये तो टीजीटी में पूछ लिया था ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में टीजीटी में पूछा था। इससे कोई लेना देना नहीं है टीजीटी वालों का, लेकिन टीजीटी में ये क्वेश्चन रख दिया था, ठीक है। तो इसलिए पता होना ही चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करने हैं। अगर हमारे इजी क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो हमारी हम मेरिट में नीचे खिसक जाते हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। हाँ हाँ, मे बी, हाँ पीजीटी में तो 105 106 तक सेफ है बिल्कुल पीजीटी में। ठीक है, वेरी वेल डन। ये है आपका एंडीमियन की लाइन है, ठीक है। हाँ, वेरी वेल डन अमित, विजय सिंह, विक्रांत, रुचि, खुशी, हाँ जी, ये आप सभी का ठीक है। वेरी वेल डन चंद्रकला। ओके, अ क्रिटिक सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर। कौन थे ये? एक क्रिटिक ने कीट्स के बारे में बोला है ही इज विद शेक्सपियर। और क्या बोला है इनको? इन्होंने ही बोला है इनको फ्लिंट एंड आयरन। नेम बताओ, फ्लिंट एंड आयरन। हाँ, डेडिकेटेड थे टॉमस चैटरटन को। वेरी वेल डन अमित। बताइए, ये थे, ध्यान रखना इस नाम को ध्यान रखना। ये है मैथ्यू अर्नोल्ड। वेरी वेल डन अमित, ये अर्नोल्ड हैं और यही कीट को क्या बोलते हैं? कीट्स को फ्लिंट एंड आयरन भी बोलते हैं। इसाबेला's लवर लॉरेंजो इज ट्रेचरसली किल्ड बाय। इसाबेला का लवर जो है लॉरेंजो, उसको मार दिया जाता है किसके द्वारा? हर राइवल लवर, हर ब्रदर्स, हर फोस्टर फादर, हर अंकल्स। किसका वर्क है ये इसाबेला? ये भी लिख देना। अदर टाइटल भी लिख देना। इसाबेला का अदर टाइटल क्या है? वेरी वेल डन। हाँ, हर ब्रदर्स, हाँ, इसाबेला। ओके, पॉट ऑफ बेसिल अदर टाइटल है और बोकेशियो के डेकामेरन से इसकी स्टोरी को लिया गया है, ध्यान रखना। कीट्स वॉज अ ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड, वाई इज इट सेड सो? ऐसा क्यों कहा जाता है, बताओ। कीट्स एक ग्रीक थे जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, उन्हें ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि कीट्स हैड ग्रेट फैसिनेशन
for Greek heroes, because Keats was a highly sensuous poet like the Greek poets, because Keats borrowed most of his ideas, themes from Greek mythology, because he was a great admirer of Homer. हाँ ठीक है, वेरी वेल डन खुशी. हाँ विक्रांत वेरी गुड. नितिन, विजय सिंह ठीक है. हाँ क्वेश्चन 276 का आंसर दीजिए. और फैक्ट अगर किसी को पता है ऐसा क्यों बोला जाता था तो वो भी बता देना. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड. ये होगा आपका बिकॉज किड्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज थीम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. ठीक है. और सेंशुअस पोएट इन्हें किसने बोला था? वेरी गुड, पीवी शैले ने. क्यों सेंशुअस पोएट क्यों बोलते थे? सेंशुअस का मीन्स क्या होता है? लाइक टच, स्मेल्स, स्किन, सी, इस तरह का यूज करने वाले पोएट, तो इसलिए इन्हें सेंशुअस पोएट भी बोला जाता था कीट को. पर राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, क्योंकि कीट्स ने ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत सारे आइडियाज और थीम लिए हैं. ठीक है. और ये किसके फैन थे? एंशियंट पोएट्स में से किसके फ्रेंड थे ये होमर के फैन थे. ध्यान रखना, फैन. ओके, होमर के. What famous line concludes odd on a Grecian urn? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है. रिपीटेड है ना? A thing of beauty is a joy forever. Thou wast not born for death, immortal bird. Beauty is truth, truth beauty. That is all. And season of mist and mellow fruitfulness. होमवर्क नोट करो. ये जो 4 के 4 ऑप्शंस हैं, ये लाइंस बता देना कहाँ से हैं. 4 के 4 ऑप्शंस की, जिसमें से जो सी वाली है वो तो आपको पता है ना? ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की कंक्लूडिंग लाइंस हैं. बाकी 3 कहाँ से है पता करके आना. फर्स्ट वाली तो पता होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोएम्स टाइटल ला बेले डेम सेंस मर्सी? यस बताइए, मीनिंग बताइए इस पोएम का. La Belle Dame Sans Mercy, the beautiful lady of mercy, the beautiful lady without mercy, the mysterious women in love, the fairy queen's curse. ये एक बैलेड है और ये टाइटल कहाँ से लिया गया है इस पोएम का? एलिन चार्टर से, जो कि एक फ्रेंच पोएट हैं. क्वेश्चन आंसर टेक्निक का इसमें इन्होंने यूज किया है. हाँ गलत हो गया क्या? एक सेकेंड रुकिए. ब्यूटी इज ट्रुथ, हाँ ये तो एंडी मेयन की है. आंसर रॉन्ग है फिर. कंक्लूडिंग लाइन तो हमने अभी पढ़ी थी ना, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की. ठीक है, इसको ठीक कर लेना भाई, इसे ठीक कर लेना. मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे. एक सेकेंड, इसको कट ही कर देती हूँ क्वेश्चन को. ठीक है, बाद में रख लेंगे इसको. चलो ये बताओ. एंड योर आंसर इज? ठीक है, ये है आपका द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ला बेले डेम सेंस मर्सी. ठीक है, वेरी वेल डन. वैलिड है. और ये अ स्ट्रेंजर आस्किंग द नाइट व्हाई ही लुक सो सैड, इस तरह से ये पोएम शुरू होती है. यानी कि एक स्ट्रेंजर से पूछा जाता है, एक स्ट्रेंजर पूछ रहा था नाइट से कि वो इतना दुखी क्यों है. व्हाट लिटरेरी वर्क इंस्पायर्ड कीट्स इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल? आज के क्वेश्चंस इजी हैं.
ठीक है, हाँ, वेरी वेल डन। द डेकामेरोन, इसाबेला पॉट ऑफ बेसिल नैरेटिव पोयम है और इसाबेला की लव स्टोरी पर बेस्ड है। ठीक है, उसके ब्रदर वगैरह डिसअप्रूव कर देते हैं उसके लव को और उसके लवर का मर्डर कर देते हैं अपनी फैमिली की वेल्थ के लिए। इसाबेला लॉरेंजो को खोजती है फेट थ्रू अ विजन और उसकी जो बरीड बॉडी है वो उसको मिल जाती है। इस तरह की स्टोरी है, देख लेना इसको। वाई इज अपोलो सिग्निफिकेंट इन द पोयम हाइपेरियन? हम्म ठीक है। He is the new god of the sun representing the future. अपोलो हाइपीरियन में किस चीज का सिग्निफिकेंट है? वो सन के न्यू गॉड हैं जो कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मार्टिन शुज़लेविट, ये डिकन्स का वर्क है। पब्लिश ड्यूरिंग, कब पब्लिश किया गया था? 1843 से 44, 43 से 45, 43 से 46, नन ऑफ द अबव। वेरी वेल डन खुशी, यस। ठीक है, ये जो वर्क है ना मार्टिन शुज़लेविट, ये डिकन्स का वर्क है और ये कब पब्लिश किया गया था? 1843 से 44 के बीच। ठीक है, और बुक फॉर्म में कब पब्लिश किया गया? 1844 में, ध्यान रखना इसको। डिकन्स इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ द फर्स्ट लिटरेरी प्राइवेट डिटेक्टिव कैरेक्टर्स। इसमें ये डिटेक्टिव कैरेक्टर्स होता है मिस्टर नेडगेट, ये ध्यान रखना। इस कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। डिटेक्टिव कैरेक्टर्स जैसे मिस्टर नेगेट, ये डिकन्स के मार्टिन शुज़लेविट में शो होता है, इसे ध्यान रखना आप। ठीक है, सर्कस चाइल्ड, सीसी ड्यूप एंड ग्रैड ग्राइंड अपीयर इन, ये कैरेक्टर्स आपको किस वर्क में शो होते हैं? हाँ, ठीक है, और ये कैरेक्टर्स हार्ड टाइम्स में दिखते हैं। ठीक है, 1854, हाँ 1854 हार्ड टाइम्स के कैरेक्टर हैं। सर्कस चाइल्ड, सीसी ड्यूब, ग्रैड ग्रीन, 3 पार्ट्स में है ये, और स्पेशली इसमें क्या रखा गया है? सॉइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग। ओके, पिप, जोग और गारगेरी, पम, ब्लेचुक, एस्टेला, बिडी, ऑर्लिक और वॉप्सल, ये कैरेक्टर्स आपको किस वर्क में शो होते हैं? चार्ल्स डिकेंस के। इंपॉर्टेंट प्ले है इनका, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ये होते हैं इनके ग्रेट एक्सपेक्टेशन से कैरेक्टर हैं। हाँ, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के कैरेक्टर हैं पिप। पिप का नाम क्या है जरा बताना? पिप का पूरा नाम जो गारगेरी। ये भी 2 इसमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो गारगेरी, मिस्टर एंड मिसेस। ठीक है, तो ये 2 हैं इसमें, ध्यान रखना, मिस्टर जो गारगेरी एंड मिसेस जो गारगेरी, ये ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पूछा जा सकता है। पंबल चोक किस में है ये?
ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। एस्टेला बीडी ऑर्लिक वॉप्सल किसमें है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। और ये जो पिप है इसका नाम लिखा किसी ने? नेम लिख दीजिए, पूरा नाम पता होना चाहिए आपको। हाँ, वेरी गुड, फिलिप पिरिप, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था पिप, ठीक है। और ये जो गारगेरी कौन था? पिप का ब्रदर इन लॉ था। और स्टोरी दिखाई जाती है, पिप की स्टोरी दिखाई जाती है, किसी क्रिमिनल से मिलता है और जो दो क्रिमिनल भाग जाते हैं, तो एक क्रिमिनल के लिए अपने घर से कुछ खाना वगैरह चोरी करके ले जाता है, रास्ते में उसे दूसरा क्रिमिनल टकरा जाता है, तो इस तरह की कुछ स्टोरी है। और बाद में लंदन वगैरह भी जाता है। लास्ट में एस्टेला, ये इसमें एक बहुत ही एंग्री विमेन होती है। लास्ट में एट द एंड ऑफ द प्ले इसी से ही फिलिप पिप की शादी हो जाती है, मीन्स इसको रियलाइज हो जाता है और ये दोनों हैप्पीली पीसफुली साथ में रहने लगते हैं, ठीक है। हाँ, एक वेल विशर होता है इसमें, हाँ एक वेल विशर होता है, उस पर बेस्ड है, ठीक है। सडनली जिससे लाइफ चेंजिंग वो इसके लिए यहां साबित होता है। इसके डेट वगैरह सारे पे कर देता है। अगर नहीं रीड किया है तो पढ़ लेना, क्योंकि आपको कैरेक्टर्स कैसे लर्न होंगे अगर आपने स्टोरी इसकी पढ़ी है तो, ठीक है। चलिए, हाँ एक ये बताना था मुझे, ये जो वॉप्सल है ये इसमें भी शो होता है चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। और शेक्सपियर का जो प्ले था प्रिंस ऑफ डेनमार्क, कौन थे प्रिंस ऑफ डेनमार्क? लिखना जरा। प्रिंस ऑफ डेनमार्क का कैरेक्टर वॉप्सल ने प्ले किया है। तो ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में बन सकता है कि जो डिकेंस का मेन वॉप्सल कैरेक्टर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में हमें शो होता है, ठीक है, कहाँ परफॉर्म किया है उसने, किसका रोल परफॉर्म किया है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क का। हाँ, वेरी वेल डन रुचि। हाँ, मिस हैविश मिस की आंट है, वेरी गुड। हाँ, अच्छे से रीड कर लेना इसको। सैंक्चुरी एंड द रिवर्स रिटन बाय, ये वर्क किसके हैं? सैंक्चुरी एंड द रिवर्स, हाँ वेरी गुड, वेरी वेल डन अमित, तृप्ति, खुशी, ठीक है। वर्क किसके हैं ये? आंसर करो। एग्जाम में तो इसी तरह से पूछे जाएंगे ना आपसे, एग्जाम में वहां आपको एकदम से क्लिक होने चाहिए किसके वर्क है। हाँ, वेरी वेल डन अमित, ये हैं फॉकनर के, ठीक है। सैंक्चुरी एंड द रिवर्स, सैंक्चुरी 1931 सदर्न गॉथिक नॉवल पर बेस्ड है। किसका? विलियम फॉकनर का। कौन थे ये? अमेरिकन ऑथर थे, ये याद रखना। सदर्न गॉथिक नॉवल पर बेस्ड विलियम फॉकनर ने कौन सा वर्क लिखा है? सैंक्चुरी, ठीक है, जिसमें रेप एंड एब्डक्शन दिखाया गया है अपर क्लास का। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मिसिसिपी रीजन पर बेस्ड लिखते थे। रीजन की अगर बात की जाए तो मिसिसिपी बेस्ड इनके वर्क होते थे। और ये एक मिसिसिपी कॉलेज गर्ल है, टेम्पल ड्रेक, कैरेक्टर पूछा जा सकता है, इसी पर ये स्टोरी है सैंक्चुरी, सदर्न गॉथिक नॉवल पर ये बेस्ड है, ठीक है। और रिवर्स ये 1962 में नॉवेल आया था विलियम फॉकनर का, जिसमें पिकारेस्क्यू स्टोरी को दिखाया गया है। क्या होती है पिकारेस्क्यू स्टोरी? हाँ, पुलित्जर प्राइज। पिकारेस्क्यू स्टोरी क्या होती है? टाइप करना जरा। अबाउट 3 अनलाइकली कैरेक्टर्स इसमें शो होते हैं जो कि रूरल मिसिसिपी एरिया से आते हैं, हु एम्बार्क ऑन अ रोड ट्रिप टू मेम्फिस, ओके। और ये उनका लास्ट नॉवल कंसिडर किया जाता है फॉकनर का, और उन्हें पुलित्जर प्राइज फिक्शन के लिए 1963 में मिला था इसी वर्क के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। पुलित्जर प्राइज मिला था, ध्यान रखना। द रिवर्स, पिकारेस्क्यू स्टोरी क्या होती है? लिखा किसी ने?
वेरी गुड अमित, अ रॉग स्टोरी। हाँ, पिकारेस्क्यू नॉवल जिसमें जो जैसे वैगाबॉन्ड टाइप लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें एडवेंचर्स और ट्रेवल्स बहुत ज्यादा पसंद होती है, ठीक है, तो इस तरह के नॉवल पिकारेस्क्यू नॉवल होते हैं। दैट फीचर्स आर रॉग और रास्कल। और ये कहाँ से आया है? पिकारो स्पेनिश वर्ड है। और किस तरह के होते हैं ये? एपिसोडिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एपिसोडिक फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखना। पिकारेस्क्यू नॉवल द रेवर्स शो होता है जिसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था, विलियम फॉकनर को, ध्यान रखना। और इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिसमें ल्यूशियस प्रिस्ट है जो 11 ईयर ओल्ड बॉय है, नरेटर भी है और प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, और जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है। सेकेंड कैरेक्टर है बून होगेनबैक जो कि बहुत ही मिसशीवस एंड रिसोर्सफुल फैमिली फ्रेंड है जो इस लूशियस को एडवेंचर के लिए एनकरेज करता है ना। इसको पिकारेस्क्यू नॉवल बोला गया है, ये पूछा जा सकता है। बून होगेनबैक यही वो कैरेक्टर है जो लूशियस प्रिस्ट को एडवेंचर के लिए एनकरेज करता है। नेड मैक्सलिन ये फैमिली ब्लैक कोचमैन है जो कि अपनी क्लेवरनेस एंड रिसोर्सफुलनेस के लिए जाना जाता है। ओके, इजी क्वेश्चन। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, दाउ इसमें किसके लिए यूज किया गया है? और ये भी बता देना किस ईयर में ये इन्होंने लिखा था, ठीक है, फटाफट से टाइप करो। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए। अदर्स अबाइड क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, दाउ स्टैंड्स फॉर टेनिसन, शेक्सपियर, बायरन। फेमस सोनेट है किसका? टीजीटी में ज्यादा कंपटीशन है खुशी। हाँ, वेरी वेल डन रुचि, ये है आपके शेक्सपियर। वेरी गुड, शेक्सपियर के लिए लिखा था इन्होंने, उनको ट्रिब्यूट देते हुए ये उनको लिखते हैं, ठीक है, शेक्सपियर को, जिसकी फेमस लाइन सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर्ड, इस तरह की लाइंस इसमें फेमस है, ध्यान रखना। ओके, हेरोल्ड निकोलसन डेस्क्राइब विच पॉइंट एज वेरी येलो एंड ग्लम, परफेक्ट मैनर्स। इनमें से स्क्रीन थोड़ा जूम कर लेना, ये इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। हेरोल्ड निकोलसन किस पोएट को डिस्क्राइब करते हैं वेरी येलो एंड ग्लम, परफेक्ट मैनर्स? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अर्नोल्ड ने लिखा था, किस ईयर में? ईयर भी लिखा है किसी ने शेक्सपियर का? 1844 में लिखा था और 1849 में ये हमें शो हुआ था, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। 1849 ध्यान रखना, उसमें ये पब्लिश हुआ था, उनको ट्रिब्यूट देते हुए लिखा था। एंड द राइट आंसर इज, ये होगा आपका, हाँ, फ्यूअर सीट्स हैं, फ्यूअर सीट्स जरूर हैं, लेकिन पीजीटी में कंपटीशन कम है, पीजीटी अच्छे से कर लो, थोड़ी भी अगर आप मेहनत पीजीटी में कर लोगे तो हो जाएगा। टीजीटी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप देख लो ना, रेशियो देख लो, आप नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स का ही रेशियो देख लो, सीट और कॉम्पिटिटर्स देख लो, और पढ़ने वालों का तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। टीएस इलियट, ठीक है, टीएस इलियट 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस मिसोरी यूनाइटेड स्टेट में जन्म हुआ था इनका। 4 जनवरी 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। एजरा पाउंड, विलियम बटलर यीट्स से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और स्पाउस थी इनकी वेलेरी इलियट जो 1965 तक रही, 57 से, और सेकंड थी विवेने हेवर्ट। ये होनी चाहिए ना सेकंड, वेलेरी इलियट, है ना, और ये फर्स्ट विवेने हेवर्ट, ध्यान रखना। टॉमस ईस्टर्न इलियट इनका फुल नेम था। ओके, कैरेक्टर्स बताइए कहाँ देखने को मिलते हैं? आर्टफुल, डॉजर, फेजिन आर द कैरेक्टर्स इन, ये कैरेक्टर किस वर्क में देखने को मिलते हैं? हाँ, वेरी येलो एंड ग्लम, टीएस इलियट को बोला था हेरोल्ड ने। हाँ जी, बताइए।
हाँ ठीक है, ये है आपका ऑलिवर ट्विस्ट, वेरी गुड। अगर कोई न्यूज नहीं है ऑफिशियल रुचि तो मे बी हो जाना चाहिए, और बहुत ही अच्छा है, अगर हो जाता है ना तो बेस्ट है, हो जाना चाहिए। ऑलिवर ट्विस्ट के ये सभी कैरेक्टर्स हैं। पैरिश बॉय है, सेकंड नॉवल है डिकेंस का, और 1838 में ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था। बेंटले मिसेलनी मैगजीन में ये वर्क पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये कैरेक्टर्स इसमें शो होते हैं। नॉवल ये माना जाता है, सोशल नॉवल या लिटरेरी फिक्शन जॉनरा में इसको रखोगे। और थीम की अगर बात करें तो पाथोस एंड इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड दिखाया गया है, ठीक है। एक और वर्क है इन्हीं का ही, डिकन्स का, डेविड कॉपरफील्ड, जो 1850 में आया था। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कैरेक्टर्स हैं यूरिया हीप, जेम्स स्टीरफोर्थ, पेगोटी। और इसमें जॉनरा की अगर बात करें ना तो ये डेविड कॉपरफील्ड नॉवल और बिल्डंग्सरोमन जॉनरा में ये आता है। बिल्डंग्सरोमन यानी कि कमिंग टू एज नॉवल, यानी कि जिसमें जो पूरी प्रोग्रेस है चाइल्डहुड से लेकर वो सभी शो की जाती हैं, तो इसीलिए इसको बिल्डंग्सरोमन कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा जा सकता है डिकेंस का कौन सा वर्क बिल्डंग्सरोमन जॉनरा में कंसीडर किया जाएगा। हाँ ठीक है खुशी, वेरी वेल डन। तो ये हो जाता है उनका डेविड कॉपरफील्ड, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी भी इसको कंसीडर किया जाता है। इनका वर्क था ब्लीक हाउस, इसको फॉलो करते हुए इन्होंने ये लिखा था, और ये हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको वेल्ड ऑटोबायोग्राफी भी कंसीडर किया जाता है। वेल्ड का मीन्स होता है आवरण ढका होना, यानी कि उन्हीं की स्टोरी पर बेस्ड ये वर्क माना जाता है। वेल्ड ऑटोबायोग्राफी इसको कंसीडर किया जाता है। ये किसी एग्जाम में पूछी गई थी इसकी थीम ऑप्शन में, सो राइट आंसर इसकी मेन थीम होगी द प्लाइट ऑफ द वीक, ठीक है। थैंक्स अमित, खोज के पढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ रिवीजन में कराऊंगी, अभी हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्लासेस में शेड्यूल कर दूंगी, अभी थोड़ा ऑफ रहेगा, 3 से 4 दिन का ऑफ रहेगा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। शेड्यूल चेक करते रहना, मे बी अभी मैं 1-2 दिन और क्लास ले लूँ, फिर उसके बाद आप शेड्यूल, उसमें जो मिक्सअप चलेगा उसमें टीजीटी पीजीटी जो मैंने कराया है अपनी क्लास में उसको मैं रिवाइज कराऊंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लर्न कराने की, ठीक है। रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट एंड द टाइम इज फ्री आर द बुक्स ऑन। अभी मैंने बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स भी कराए हुए हैं, बहुत सारी हमने क्लासेस ली हुई हैं पीछे से, और अगर आप एक बार जाके चेक करो ना लिटरेरी टर्म, जो आपके एसके अरोरा की जो बुक है ना उसमें से लगभग पूरा ही मैंने कवर करा दिया है लिटरेरी टर्म्स का, जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक बार देख लोगे, चेक कर लोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो स्पीड इंक्रीज करके आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। मुश्किल से 20 मिनट्स आप लिटरेरी टर्म को दीजिए मेरे चैनल पर, और बाकी जो क्लासेस हैं उनको करते रहिए। फिर देखिए आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप अपनी बुक्स उठाओगे ना, तो आपको पता होगा कि ये हमने पढ़ा है। हाँ मैं खुशी इसी क्लास में ऐड कर दूंगी, मेरे को एक दिन लगेगा पूरा इस काम में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें कराई हुई हैं अपने चैनल पर। तो ये जो पीजीटी वाली प्लेलिस्ट है जिसमें 500 एमसीक्यू सीरीज है, इसमें मैं 2 क्लासेस आपकी शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की इंक्लूड करूंगी। इसके बाद सिर्फ आपकी रिवीजन क्लास होंगी, क्योंकि मैंने 500 क्वेश्चंस बोला था, तो मैंने शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी कराए हुए हैं, बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। तो ये क्लासेस भी मैं यहाँ इंक्लूड कर दूंगी, 300 हमारे पूरे हो जाएंगे ये, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये प्लेलिस्ट पीजीटी वाली प्लेलिस्ट खोलना, उसमें ढूंढ के मैं खुद से क्लास अपलोड कर दूंगी। पीजीटी वाली प्लेलिस्ट खोल लेना, और टीजीटी की प्रैक्टिस भी हमारी लगातार चलती रहेगी, ठीक है। एंड आंसर इज वेरी वेल डन, ये तो सभी का ठीक है। ये है आपका शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ये 2 वर्क लिखे थे इन्होंने, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट एंड द टाइम इज फ्री, 1948, और एक 10 ईयर्स बाद लिखा था 1949, ठीक है। अ स्टडी ऑफ हैमलेट एंड अ स्टडी ऑफ मैकबेथ। हैमलेट के लिए इन्होंने लिखा था आउट ऑफ जॉइंट, और अ स्टडी ऑफ मैकबेथ के लिए इन्होंने लिखा था द टाइम इज फ्री।
ये ध्यान रखना। ओके, थैंक्स अमित। ओके, on sitting down to read King Lear once again 1820, this sonnet showcases admiration for Shakespeare work. P.B. Shelley, John Keats, Matthew Arnold, या none of these? हाँ ठीक है विजय, राधे रानी। ये क्वेश्चन मैंने टीजीटी की क्लास में कराया हुआ है 2 से 3 बार, किसी को याद है? ऑन सिटिंग डाउन टू रीड किंग लियर वंस अगेन, ये जो सोनेट है, शोकेस है, किसने इसको यूज किया है? जॉन कीट्स ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेक्सपियर के वर्क को एडमायर करते हुए ये वर्क लिखते हैं जॉन कीट्स ऑन सिटिंग डाउन टू रीड किंग लियर वंस अगेन। 1820 में उन्होंने ये लिखा था। चूज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये यहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चूज करना है। हाँ, कीट्स का है, वेरी गुड। एंड योर आंसर इज हिस्ट्री प्लेज है। सारे ही ऑर्डर आपको पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं, स्टोरी वगैरह नहीं पूछते हैं, ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस में से उनके कैरेक्टर्स पूछ लेंगे। कैरेक्टर्स एक बार रीड कर लेना, जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैंने अपनी क्लासेस में करवाई भी। मैं शेक्सपियर की जो प्लेलिस्ट इसमें आपकी पीजीटी वाले में इंक्लूड करूंगी, उसको एक बार अच्छे से आप चेक कर लेना, ठीक है। शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका सी करेक्ट होगा। पहले आता है हेनरी 6-2, फिर हेनरी 6-3, फिर हेनरी 6 पार्ट 1, ठीक है। इस तरह से ये लिखे गए हैं। 1591 से 92 में फर्स्ट टेट्रालॉजी ये मानी जाती है। 3 हेनरी 6 प्लेज और रिचर्ड 3rd सेकेंड टेट्रालॉजी मानी जाती है। ये रिचर्ड 2nd, हेनरी 4th 1, 2 एंड हेनरी 5th, ठीक है, ध्यान रखना। शॉर्ट्स अपलोडेड है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक बार शॉर्ट जाके चेक कर लेना, लिख लेना। वॉर ऑफ द रोजेस, हेनरिएट से ये रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बन जाते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को आपको बताना था। कमेंट देख के ना बस हो जाता है, चाहे आंसर भी ठीक हो। एक सेकेंड रुकिए, अभी एक क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, जिसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था कि करके आना ये जो कॉर्ड्स किसकी हैं, ठीक है। भी देख लेते हैं उसको। हाँ, ये वाला ना, ये था। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, अभी एक बार उस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप यहां से मूव कर सकते हो, ठीक है। और अपनी स्टडी करते रहो। रिवीजन क्लास आपको अवेलेबल हो जाएंगी, प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी। बस यहाँ पर कैसे आओगे आप, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका? पढ़ के आने का, ठीक है। पढ़ के आना, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट टाइप होगा, भले ही मेरा थंबनेल कुछ भी रहे, ठीक है। आपके लिए मॉक टेस्ट टाइप होगा, अपना पढ़ लो अच्छे से, फिर आना। कौन सा क्वेश्चन था? दिस वन, हाँ दिस वन, ठीक है। ये था ना, व्हाट फेमस लाइन कंक्लूड्स ऑड ऑन अ ग्रेशियन आर, आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये एंडीमियन की लाइन्स हैं। दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, ये वाली लाइन आप पता करोगे। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये तो आंसर बताया था मैंने, ये करेक्ट है, ठीक है। ये आंसर मैंने बताया था, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, सही है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू, ये ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की कंक्लूडिंग लाइंस हैं, ध्यान रखना इसको,
सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है, ये आपको पता करनी है, ये कहां से लाइन है, सी और डी आप पता करके आओगे। बाकी ये क्वेश्चन करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। राइट आंसर होगा इसका सी। क्लियर? हाँ हाँ खुशी, ये मैंने चेक कर लिया है। हाँ, सेकेंड टेट्रालॉजी को हेनरियाट बोला जाता है और फर्स्ट टेट्रालॉजी बेस्ड है वार ऑफ द रोजेस पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। शेड्यूल चेक कर लेना, ठीक है, मैं शेड्यूल कर दूंगी क्लासेस यहाँ पर, तो उनको चेक कर लेना। कल आपको पीजीटी की प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ एंड लिटरेरी टर्म्स वगैरह मैं इंक्लूड उसमें कर दूंगी, और अगर किसी चीज की कमी होगी तो फिर उनको हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप भी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, क्या मैं क्लियर करूं, ठीक है। चलिए अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, सेव योर टाइम एंड डू स्टडी, रिवाइज योर फैक्ट्स।